क्योंकि गुरु प्रकाश पासवान जी, विपक्ष ये कह रहा है कि हम ये तो समझ सकते हैं कि चलिए इससे समय बचेगा, और उनके सारे ऑब्जेक्शंस अब ये भी आपने बाइट में सुन लिए होंगे, लेकिन उनके बहुत सारे इसको लेकर क्वेश्चंस हैं कि आखिर किस तरीके से प्रणाली आगे बढ़ेगी, क्या होगा, क्या बीजेपी सत्ता इसको अपने पक्ष के हिसाब से देख रही है, ये समझ रही है कि चुनावों में उसको फायदा मिल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती उस कंसेंसस को लेकर है जो सभी दलों के अंदर बननी चाहिए। सरकार किस तरीके से इसको लेकर आगे बढ़ रही है और सरकार क्यों चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो और उसको शीतकालीन सत्र में ही पास करवाना चाहती है विधेयक को। सर नहीं पूर्णिमा जी, देखिए आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक बड़ा ही सरल परिचय दे दिया है और सरल समस्या से भी आपने दर्शकों का परिचय कराया है। आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपको ख्याल होगा 2014 से पहले एक शब्द उपयोग में आता था, वो शब्द था पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस का सरल शब्दों में यही अर्थ होता है कि सरकार अपनी मंशा पूरी नहीं कर पा रही है, सरकार कोई काम पूरी नहीं कर पा रही है। अभी हम इस चुनाव से निकले, अभी आम चुनाव से निकले, महाराष्ट्र के चुनाव आ गए, महाराष्ट्र का चुनाव समाप्त हुआ, दिल्ली के चुनाव आ गए, दिल्ली का चुनाव समाप्त होगा, बिहार का चुनाव आ जाएगा। तो क्या पॉलिसी लेवल पे कोऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्या हम पूछना चाहते हैं आपसे। और दूसरी बात, जहां आपने कहा कि भाई किसके एजेंडे की बात है, मैं तो बताना चाहता हूं आपको, लॉ कमीशन का 107वां रिपोर्ट है 1999 का। कांग्रेस के सांसद ने 2016 में, कांग्रेस के, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे ईएम सुदर्शन नचियप्पन, उन्होंने 2017 में स्पष्ट रूप से इस आइडिया का सपोर्ट किया है। कोई हमने कहा है क्या? जब रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली समिति में एक कमेटी का गठन होता है और उस कमेटी में, ध्यान से सुनिए, 47 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हैं, उस 47 पॉलिटिकल पार्टीज में 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया इस आइडिया का। आउट ऑफ 47, 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया है, नंबर एक। नंबर दो, पब्लिक के लिए ओपन किया गया था, आम पब्लिक आए, अपनी राय वहां पे रजिस्टर करे। 22,000 लोगों ने राय रजिस्टर किए पूर्णिमा जी, और 22,000 लोगों में से 80% लोगों ने, ध्यानपूर्वक 80% लोगों ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, साइमल्टेनियस इलेक्शन इज द नीड ऑफ द आवर। ये समय की मांग है, ऐसा हमने कोई थोड़ी पहली बार कहा है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। इसीलिए चुनावों में ब्लैक मनी समाप्त हो, नीति में एकरूपता आए, लोगों को सहूलियत हो। मैं जैसे शिक्षक हूं, अब मैं शिक्षक हूं, मैं यहां, मेरा काम है यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, मुझे कभी पंचायत के चुनाव में लगा दिया जाता है, कभी विधानसभा चुनाव में लगा दिया जाता है, कभी लोकसभा चुनाव में लगा दिया जाता है, तो मैं अपने विश्वविद्यालय में कितना काम कर पाऊंगा। और मेरी तरह ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं पूर्णिमा जी, लाखों करोड़ों ऐसे शिक्षक हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, जिनकी ड्यूटी लग जाती है चुनाव में। चुनाव आयोग कैसे कराता है? हम ही लोगों से करवाता है। कोई पोलिंग एजेंट है, कोई काउंटिंग एजेंट है, कोई कमांडिंग ऑफिसर है, कोई मॉनिटरिंग ऑफिसर है, कोई बूथ एजेंट है, कोई बूथ ऑफिसर है। तो हम लोगों में हम लोग कोई सहूलियत नहीं होनी चाहिए क्या? आम जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, नीतियों की एकरूपता के लिए, समन्वय के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव, साइमल्टेनियस इलेक्शन समय की मांग है। इस पे किसी प्रकार की कोई, मुझे हर एक चुनाव में पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी हॉल्ट पर ना आ जाए। जो जनता से किए गए वायदे हैं या उनसे जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, आचार संहिता लागू होने के चलते उसमें कोई बाधा पैदा ना हो, यह भी एक पर्सपेक्टिव है कि इसको आप चाहते, सरकार चाहती है कि इसको लागू किया जाए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मेरा सीधा सवाल, क्या विपक्ष पूरी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है, या विपक्ष ये चाहता है कि इस पर चर्चा करें, हमें किसी बात पर ऑब्जेक्शन है तो हम उसको लेकर सामने रखें और फिर उसके बाद एक कंसेंसस पर पहुंचे? क्योंकि सर, वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में कोई नई प्रक्रिया नहीं होगी सर। 1951 से 52, 57, 62, 67, ये वो एक समय रहा जब हमने वन नेशन वन इलेक्शन का दौर देखा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय। अच्छा कहा आपने पूर्णिमा जी, और सच बात है कि शुरुआती दौर में भारत की जो चुनावी प्रक्रिया था उसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात 67 तक रही। 67 के बाद जिन परिस्थितियों में ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं चुनाव में भी एक तरह से मैं मानता हूं कि ये विकेंद्रीकरण हुआ, और राज्यों की जो सरकारें थी और जिस तरह संवैधानिक प्रक्रिया है फेडरलिज्म का, उसमें राज्य को उनके अधिकार प्रदत्त हैं। राज्य के विधानसभा के लिए भी कहीं ना कहीं संविधान में ही प्रावधान है कि कितने दिन तक उसको हल्ट रखा जा सकता है, कितने दिन बाद उसमें चुनाव कराना अनिवार्यता थी। तो 67 के बाद ऐसे कई विधानसभाओं के साथ धीरे धीरे चीज़ें बदली और कई जगह विधानसभा के उपचुनाव हुए, जिसके कारण आज जो परिस्थिति है, अलग राज्यों के अलग अलग समय पे चुनाव हो रहे हैं। अब बात आती है कि क्या चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन का होना चाहिए? ये विशद विवेचना और विशद परिचर्चा का, संवाद वाद विवाद का एक प्रश्न है। जनता के मन में भी है कि ये किस तरह से होगा। सरकार के
बैठे हुए लोग जो भी अभी रिपोर्ट 1800 पेज का लाया है कोविंद साहब ने, आम जनता उस 1800 पेज में कितना जानती है? मुझे लगता है यहाँ कई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए हैं, उस 1800 पेज के रिपोर्ट को शायद वो भी नहीं देख पाए होंगे। और जिस तरह आनन फानन में सरकार ने रिपोर्ट लगाई, मंगाई, बनाई, कमेटी बनाई, उनमें कोविंद साहब के नेतृत्व में उस समय भी इस पर चर्चा हुई थी कि भाई बाकी लोगों को भी उसमें मेंबर में आप सम्मिलित कीजिए और इस पर एक विशद विवेचना का काम कीजिए, ताकि लोगों के बीच में, अब 24,000 की बात कर रहे हैं हमारे साथी प्रवक्ता जिन्होंने राय ली है या दी है या ली गई है या दिलवाई गई है, पर ये भी तो देखिए देश कितना बड़ा है। 140 करोड़ लोगों में यदि 24,000 का माना, इनकी ही डेटा को मैं मानता हूं, तो कितना प्रतिशत होता है। सच्चाई यह है कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ईमानदारी से इस पर चर्चा हो, कंसल्टेशन कमेटी है, संसदीय समिति है, उसमें इस बिल को एक बार रखा जाए और जो आवश्यक सुधार वाद विवाद प्रतिवाद के बाद आए। यदि सरकार हठधर्मिता नहीं रखती है तो इसको करे, लेकिन सरकार की हठधर्मिता दिख रही है। पहले से ही सरकार ने मन बना लिया है, इसलिए उन्होंने जो आनन फानन में इसको पार्लियामेंट में पेश किया, और पार्लियामेंट में जब संवाद ही नहीं चल पा रहा है, जिन मुद्दों पर पार्लियामेंट में हम लोग चाहते हैं कि एक संवाद की प्रक्रिया चलाएं, सत्ता पक्ष खुद नहीं चाह रहा है कि अडानी के मुद्दे पर संवाद हो पाए, चूंकि उसको बचाना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर कितना वो संवाद करा पाएगी। दो बातें आपने बहुत अच्छी कही, बस 2-3 बात जल्दी से मैं 2 वर्ड। अच्छा बोलिए सर, बोलिए। पहले कि इस देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भी संविधान के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है। कैसे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोई राज्य यदि कहीं चुनाव वो हो जाता है, डिले होता है, कहीं 6 महीने में विधानसभा किसी कारण से सस्पेंड हो जाती है, भंग हो जाती है, उसके लिए क्या प्रावधान होगा? क्या वो 4.5 साल ऐसे ही रहेगा या वहां चुनाव सरकार को कराना पड़ेगा? यदि कराना पड़ेगा तो सारी चीजें फिर वहीं पे आ जाएगी जो 67 से पहले ठीक थी और 67 के बाद गड़बड़ हो गई। तो चीजों को आपको समग्रता में देखना है, इसको हठधर्मिता नहीं, और इसमें मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ भी चलना चाहिए। गुरु प्रकाश पासवान जी, आपने सुना डॉक्टर अजय उपाध्याय क्या कह रहे हैं। मैं चाहूंगी कुछ सेकंड्स में अगर आप काउंटर इसका रख पाए, फिर उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगी, तारिक खान साहब के पास। नहीं पूर्णिमा जी, एकदम बहुत कम समय में पॉइंटेड जवाब देना चाहता हूं। हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता अजय जी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं कि आपने 22,000 24,000 लोगों से कंसल्ट किया। अजय जी, 47 पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ही इस देशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो 47 पॉलिटिकल पार्टी से भी कंसल्टेशन हुआ, उसमें 32 पॉलिटिकल पार्टीज में, उसमें बहुत सारे आपके साथी भी हैं, तो 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि हम इस आइडिया के साथ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की। फेडरल स्ट्रक्चर के संदर्भ में ये समझने की आवश्यकता है कि जानबूझ करके भय पैदा किया जा रहा है। ओडिशा में चुनाव होता है लोकसभा के साथ, आंध्र प्रदेश में चुनाव होता है, आंध्र प्रदेश में पूर्णिमा चुनाव हुआ, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, आंध्र प्रदेश में गैर बीजेपी की सरकार बनी। बताइए मैं गलत बोल रहा हूं तो? पॉइंट नंबर 3, आपने कहा कि भाई 1959 तक होता था। अच्छा कि आपने याद दिलाया। और 1959 में पहली बार ये प्रक्रिया और लय कब टूटी थी? जब एक कम्युनिस्ट सरकार का बर्खास्त कर दिया गया था। एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की बनी थी, उस सरकार को बर्खास्त किया गया था, उसके बाद ही लय टूटा था। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से एक पॉजिटिव संवाद होना चाहिए, बिल्कुल, और जरूरी है। और उसके बगैर सर आप इसमें आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। अगर सभी राजनीतिक पार्टियों, खासतौर से राज्य सरकारों की सहमति के बगैर आप इसमें कैसे आगे बढ़ पाएंगे? ये तो इसकी एक टेक्निकलिटी का हिस्सा है ही। लेकिन तारिक खान साहब, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ ये सरकार चाहती है कि जो स्थानीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो खत्म हो जाए, सिर्फ 1-2 पार्टियां बचे और वही पूरे देश पर राज करे, बदल बदल कर आपस में, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाए और 1 नेशन 1 इलेक्शन से जो रीजनल पार्टीज हैं उनको बड़ा नुकसान होगा। तारिक खान साहब, अगर रीजनल पार्टियों का नुकसान होगा, मान लेते हैं आपकी बात को, तो भाई इनके साथ भी तो रीजनल पार्टियां हैं, उनको भी नुकसान होगा, और अगर ये होता है तो हमको भी नुकसान होगा। जब नोटबंदी की तो मोदी साहब ने कहा कि आतंकवाद कम हो जाएगा ये करने से, और ब्लैक मनी को हम पकड़ लेंगे। आरबीआई ने कहा लगभग सारा पैसा वापस आ गया। और आतंकवाद की क्या स्थिति है, जरा कश्मीर की तरफ नजर घुमा के देख लीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि चर्चा उस बात पे नहीं है। तो आपकी बातों पे कितना विश्वास किया जाए, ये तो यही से साबित हो जाता है। अब मैं कहता हूं, लॉ कमीशन ने 2018 में क्या कहा? लॉ कमीशन ने 2018 में कहा इसी बात पर, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे, कि 5 आर्टिकल्स को बदलना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन कौन से हैं? 73, 85, 83, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 और आर्टिकल 356। ये सारे आर्टिकल्स ये बताते हैं
कि कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान के अंदर के हिसाब से जो असेंबलियां हैं उनका टेन्योर क्या होगा, उनको कैसे हम हटा सकते हैं या प्रेसिडेंट रूल कैसे लगा सकते हैं। अब प्रॉब्लम 1000 है, लेकिन मैं कह रहा हूं चलिए आप लेके आना चाहते हैं ना, आप अपना मसौदा बताइए ना, कैसे कराएंगे, कैसे कराएंगे। आपने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए हम बचा लेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन है भूतपूर्व, उनका नाम कुरैशी साहब, उनका कहना है कि 4-5 हजार करोड़ से ज्यादा इसको बचेगा नहीं, और 5,000 करोड़ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनने वाले हैं, उसमें 5,000 करोड़ क्या है, आप बचा लीजिए, कोई दिक्कत सर, नहीं। कोई आम दिक्कत जनता के टैक्स का पैसा अगर कुछ भी बचे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। आपको भी मैं साथ हूं, बचाइए। आपका दुख मुझे पता नहीं सर, लेकिन टैक्स जब जाता है ना तो सैलरी क्लास लोगों से पूछिए कि उनके टैक्स का पैसा जब बर्बाद होता है तो कैसा लगता है। मैं 8,000 करोड़ के जहाज में भी मैं बर्बाद हुआ, 8,000 करोड़ के वो भी बचा लेती मैम। 8,000 करोड़ का जहाज जरूरी नहीं था मैम, कोई सस्ता जहाज भी खरीदा जा सकता था, वहां भी बचाइए। वो मार्स के लोगों का टैक्स का पैसा नहीं है मैम, वो जुपिटर के लोगों का टैक्स का पैसा नहीं है मैम। जब मोदी जी और लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज जी लोकसभा नहीं चलने देती थी, तब भी मैम वो टैक्स पेयर का पैसा था। 9 करोड़ आज लगता है और तब भी 4-5 करोड़ लगता था मैम। तब आप नहीं चलने देते थे और ये कहते थे 5 सेकंड और, मतलब वहां बर्बाद हो रहा है, वहां हो रहा है, वहां हो गया तो यहाँ पर भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैम, इनको दिक्कत नहीं थी ना, और ये कहा जाता था कि गतिरोध करने से लोकतंत्र मजबूत होता है। तो तब पैसा जुपिटर और मार्स से आ रहा था जो बर्बाद हो रहा था। अब ये भारत के तारिक खान साहब, तारिक साहब, अभी मेरे कान में एक आवाज आई और मैं उसको जरूर कहना चाहूंगी। अभी मेरे कान में आवाज आई कि पैसा तो सैफई में भी बर्बाद होता था, समाजवादी पार्टी ने सोचा कितना जाता था। मैं रोक नहीं पाई खुद को कहने से, इसीलिए कह दे रही हूं। बिल्कुल कहिए आप, बिल्कुल कहिए। आपका कहने का यही तो हमारे देश का लोकतंत्र है। हाँ। कि सबको सब कुछ कह लेना। आप कहिए, हम सुनेंगे, और अपनी आलोचना सुनने में अगर किसी को शर्म आती है तो वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। सीना चौड़ा कर आलोचना सुननी चाहिए। हम तो इस बात में समाजवादी लोग यकीन करते हैं। आप कहिए। ठीक है। अब जल्दी से एक बार रामकृपाल सर आपका, रमनीश जी आपका, फिर शशि जी आपके पास में आते हुए इसकी जरा टेक्निकलिटीज को ज्यादा फोकस करते हुए आगे बढ़ूंगी। लेकिन उससे पहले रामकृपाल सिंह सर आपके पास आते हुए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन सरकार के एजेंडे में शामिल रहा, जिसका उन्होंने आधार बताया और जिसका मैंने अभी भी पहले भी जिक्र किया, मैं उसको दोबारा से रिपीट करके समय जाया नहीं करूंगी। लेकिन मुझे इतना पता है 51-52 सर, मैं उस वक्त की, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे और ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, और उस वक्त आप याद करिए सर जब वन नेशन वन इलेक्शन हुआ और बैलेट पेपर सर, उस वक्त शायद मैं गलत नहीं हूं सर, करेक्ट करिएगा अगर उस दौरान होता था, 6 महीने का सर वक्त लगा था बैलेट पेपर से चुनावी नतीजे आने में। 51 में चुनाव हुए, 52 में आए, बैलेट पेपर का समय हुआ करता था, आबादी बहुत कम हुआ करती थी। यही वो विपक्ष है जो बार बार कहता हम बैलेट पेपर में वापस लौटे। दूसरी तरफ हम वन नेशन वन इलेक्शन के साथ एक प्रोग्रेसिव पहल के साथ सरकार आगे बढ़ना चाहती है कि समय बचे पैसा बचे। 1983 इलेक्शन कमीशन ने मांग को दोहराया, 2002 में राष्ट्रीय आयोग की तरफ से इस मांग को दोहराया गया, 1999, 2015, 2018, 2017, उससे पहले नीति आयोग ने इस बात का जिक्र किया। बार बार वन नेशन वन इलेक्शन पर फोकस किया जाता रहा और उसकी जरूरतों को बाकायदा एक आर्टिकल्स, बुक्स, सब कुछ आए कि आखिर ये जरूरी क्यों है। क्या हमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को और विपक्ष की मंशाओं को दूर करते हुए एक साथ कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं है? निश्चित रूप से है, और मेरा तो यही कहना है कि कोई भी जीवंत देश, जीवंत राष्ट्र हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहता है, समय के साथ जो भी चीजें हो। और यहाँ तो एक बात हो रही है कि संविधान निर्माताओं ने जो स्ट्रक्चर दी थी वो 1952 से लेके 65-67 तक तो वही चला ना। इसका मतलब कि संविधान निर्माताओं की मूल भावना थी कि 5 साल में एक बार इलेक्शन हो। रही जो हमारे में तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, अभी किसी ने एक, आपने जो बाइट चलाई उससे मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा। शत्रुघ्न सिन्हा भी कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटका दे। वन नेशन वन इलेक्शन जनता का मुद्दा नहीं है तो किसका मुद्दा है? तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि आज के दौर में जितनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में समय बहुत कीमती है। जब तक आप एक निर्णय लेते हैं और 6 महीने अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तब तक वो टेक्नोलॉजी बदल जाती है। अब आप ये सोचिए, ऐसे दौर में
जहां पर तुरंत आपको डिसीजन लेना है, इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे में जो आंकड़ा है कि बार बार चुनाव होने से आप यूं समझ लीजिए कि 1/3 यानी हर एक चुनाव जो है 45 डेज में बिल्कुल उसकी आचार संहिता लागू होती है और कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और कई जगह कई साल तो ऐसा होता है, हर साल चुनाव है, कई बार तो ऐसा है एक साल में शुरू में मार्च में चुनाव होता है और नवंबर दिसंबर में भी चुनाव होते हैं। अब आप कल्पना कर लीजिए, कोई भी जब सरकार गठित होती है तो जब वो नई सरकार आती है तो पहला साल जो चुनाव का होता है वो तो समझने में चला जाता है और आखिरी साल जो होता है वो नए चुनाव की तैयारी में जाता है। टोटल सरकार को 3 साल मिलते हैं काम करने के लिए। उस 3 साल में भी बार बार चुनाव से क्या होता है, आचार संहिता लगती है, कोई पॉलिसी डिसीजन आप ले नहीं सकते। तो मेरा ये कहना है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। जितनी आशंकाएं हैं, देखिए भूतपूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जो आशंकाएं हमारे मित्र व्यक्त कर रहे हैं उन पर गहराई से अध्ययन किया गया है, उसका विकल्प सुझाया गया है और मेरा कहना है कि उसके बावजूद ये संसद के अंदर जितनी बहस होनी चाहिए, जितना सवाल उठाया जाना चाहिए उसको उठाइएगा। लेकिन एक कंसेप्ट है, मुझे लगता है कि ये जो कंसेप्ट बना के 1 नेशन 1 इलेक्शन एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसको सबका समर्थन करना चाहिए। आपको अगर कोई उसमें दुविधा लगती है सारी चीजें तो उसके निराकरण के लिए देश के समय और देश के संसाधनों के लिए इसे एक बहुत जरूरी कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। जल्दी से रमनीश वत्स जी आपसे एक प्रतिक्रिया लेते हुए फिर शशि शंकर जी मैं आपके पास हेडलाइंस के बाद आऊंगी फौरन। रमनीश वत्स जी, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि किसका फायदा किसका नुकसान, मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स से इतर हटके जनता का फायदा तो हम देखेंगे ना हर एक अलग अलग पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ऑन अ लाइटर नोट सर हम भी अपना जब पूरा शेड्यूल प्लान करते हैं तो ये देखते हैं अच्छा अगले महीने क्या ऐलान तो नहीं होने वाला, अच्छा इस महीने अगले इस तारीख को एंड में क्या चुनाव तो नहीं इस राज्य में होने वाले, पूरा का पूरा शेड्यूल इसी में रहता है। और एक लेमैन के हिसाब से मैं कह रही हूं कि पूरी की पूरी मशीनरी का एंगेज होना, साथ ही जो योजनाएं उन तक ना पहुंचना, जनता तक ना पहुंचना, पैसा इतना ज्यादा, संसाधन पूरी की पूरी एक ब्लॉकेड हो जाती है, उसको अगर हम सुलझाना चाहते हैं, बेहतरी की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, इट्स अ गुड स्टेप। इसके लिए ही तो देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन इसी के लिए तो कदम उठाया जा रहा है। लेकिन बात है कि विपक्ष को साथ देने के बजाय कोलाहल नहीं मचाना चाहिए। फिर बात है कि सबसे पहला मैं प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि अभी सपा प्रवक्ता ने एक बात उठाई कि संविधान में बदलाव, तो संविधान में तो देखिए कि आज देश को देखिए स्थिति सुधारने की बात की जाए या कुछ और ही मंशा था, लेकिन ये बात तो सच है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से बदलाव लेके आए। जवाहरलाल नेहरू के समय में देखा जाए तो 16 बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेकर आए, संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन के लिए देखिए किस तरह से इंदिरा गांधी की मंशा क्या थी, जवाहरलाल नेहरू जी की मंशा क्या थी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के, और किस तरह से जनता को दोहन के लिए ही ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन हुई तो थी और उसके बारे में चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन आज देखिए 31 बार बदलाव लेकर संविधान में संशोधन किया गया इंदिरा गांधी जी की सरकार में, फिर 11 बार राजीव गांधी जी के समय में और 6 बार जो है मनमोहन सिंह ने किया। अब फिर बात है कि संविधान में संशोधन यदि जनता के मुद्दे के लिए, जनता के हित में लेकर के आए, आज भी यदि बदलाव लेके 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर लाया जाता है तो मुझे लगता है इसका स्वागत विपक्ष को बैठ करके करना चाहिए। फिर बात है कि क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जाए तो 1952 में एक वोट के लिए 6 पैसा खर्च हुआ था। आज 2024 में आते आते 1 लाख करोड़ जो इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार देखा जाए तो 1 लाख करोड़ का खर्चा हुआ। क्या वो जनता के ऊपर बोझ उसका नहीं पड़ता? हमारे टैक्स पेयर का ही तो पैसा है। फिर बात है सबसे पहली चीज क्या होगी, खर्च में कमी होगी। दूसरा है समय का जो बचत, जैसा कि रामकृपाल सिंह जी ने भी बताया। फिर है नीतिगत स्थिरता की बात करें, सुरक्षा बल के ऊपर कितना ज्यादा दबाव पड़ता है चुनाव के समय, आप देख सकते हैं। फिर बात है राजनीतिक माहौल में सुधार भी आएगा। राजनीतिक माहौल में सुधार आएगा कि कम से कम नेता काम तो कर सकेंगे। आज देखिए बिहार में चुनाव है, आप देखिए बिहार में चुनाव है, हरियाणा वाले नेता है बिहार में जाकर के चुनाव पर, तो वहां पे काम करेंगे हरियाणा के नेता या चुनाव को देखेंगे? लेकिन चुनाव में लगे रहते हैं। आज पूरी की पूरी मशीनरी देखिए पूर्णिमा जी लगी रहती है। आज डीएम देखिए, एसडीएम देखिए, पूरी सरकारी मशीनरी है, चुनाव में व्यस्त रहता है। लेकिन एक चुनाव और चुनाव जीतने का जब दबाव होता है तो काम में भी कहीं ना कहीं एक तेजी देखने को मिलती है कि हमको प्रूव करना है, वो भी एक इसका अलग एस्पेक्ट है। शशि शंकर जी आपके पास आते हुए सीधा सवाल, एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन
पॉपुलेशन हमारे देश में, जहां एक बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे राज्य हैं, विधानसभाएं हैं, कितना व्यवहारिक आपको नजर आता है? मसलन ईवीएम, सुरक्षा के लिहाज से वीवीपैट, और एक लंबी प्रक्रिया भी है अगर सभी राज्यों की सहमति लेकर चले तो। देखिए, अभी तक जितना भी डिबेट हुआ उसमें मैंने दो चीज समझा। सभी लोग का बात इस जोर पर है कि समय बचेगा और पैसा बचेगा। चुनाव इसलिए नहीं होता है, चुनाव इसलिए होता है कि लोगों का जो मत है वो लोगों के सामने आए। समय बचाने के लिए चुनाव नहीं होता है और पैसे के लिए नहीं होता है। अगर पैसा बचाना तो चुनाव ही खत्म कर दो। आप सोचिए, देखिए आपने जो बोला वन इलेक्शन भारत के लिए जरूरी है, लेकिन अभी समय नहीं है। कैसे? जहां पूरी दुनिया में कोई भी स्टेट उठा लीजिए, यूएस उठा लीजिए, स्विट्जरलैंड उठा लीजिए, जहां भी वन नेशन वन इलेक्शन है, वहां पर रीजनल जितनी भी पार्टी है सब खत्म हो गई थी। एनडीए के पास अभी 48 पार्टी है। एनडीए के पास नॉर्थ ईस्ट जाइए, महाराष्ट्र जाइए, बिहार जाइए, हर जगह रीजनल पार्टी है। यूपीए भी है, उनके पास भी रीजनल पार्टी है। ये क्लियर है कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा रीजनल पार्टी एकदम खत्म होगा और जो वोटर का एक्सप्रेशन है वो 5 साल के लिए रुकेगा। तो वोटर का एक्सप्रेशन जल्दी जल्दी खत्म होगा। ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है, आप देखिए कि एक कैंडिडेट जब चुनाव लड़ता है उसको मिलता है 40 लाख। आप 40 लाख खर्च कर सकते हैं, लेकिन पार्टी कितना खर्च कर सकता है? कोई लिमिट नहीं है। अब आप सोचिए कि जब 5 साल में चुनाव होगा, कांग्रेस है, बीजेपी है, इनके पास जो इन्फ्लुएंस है खर्च करने के लिए, उस पर तो कोई लगाम नहीं है। लेकिन क्या रीजनल पार्टी इनके साथ मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पैसा तो, खर्च करने हाँ, तो सबसे पहले अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम ला रहे हैं तो सबसे पहले तो चुनाव का जो चाहिए उसको सबसे पहले ये खत्म करना चाहिए कि जो 40 लाख आप दे रहे हैं कैंडिडेट के लिए, तो पार्टी के लिए क्यों नहीं ला रहे हैं आप? आप जाके देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी कितना खर्च किया, आप जाकर देखिए कांग्रेस कितना खर्च किया, एकनाथ शिंदे कितना खर्च किए। कभी भी मुकाबला नहीं हो सकता रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो नेशनल पार्टी खा जाएगी रीजनल पार्टी को। ये तो आप ही बोली थी सबसे पहले, एकदम ये सही है। नहीं, मैंने कहा था कि ये महुआ माझी का एक जेएमएम का ये एक एस्पेक्ट था कि क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएंगी। मैंने एकदम उनको हो जाए। कोट आप किया। पूरा जहां जहां आप यूएस जाइए, लंदन जाइए, कहीं जाइए, जहां जहां वन नेशन वन इलेक्शन पर होता बिना है, क्षेत्रीय पार्टियों के राज्यों में चल जाएगा अगर उनका देखिए एकदम चल जाएगा। देखिए अगर बीजेपी रीजनल एक्सप्रेशन को अगर अच्छा से लेगा तो खत्म हो। उनके पास तो ज्यादा रीजनल पार्टीज हैं हाँ, बीजेपी के पास। और अपना UPA नुकसान कर रहे हैं वो आपका। हाँ, तो अच्छा। देखिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इस पर सबसे पहले ये ध्यान होगा कि रीजनल एक्सप्रेशन को कितना खत्म कर सकती हैं, वोटर एक्सप्रेशन का कितना खत्म कर सकती हैं। और बार बार लोग बोल रहे हैं कि 1 साल चुनाव में ये होता है, ये होता है। तो आप ये देखिए कि आप सही बोल रहे हैं कि ठीक है विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, लेकिन आप ये देखिए कि एक साथ जब चुनाव होगा तो कितना खर्च आएगा, ये भी तो देखिए। नहीं, वही मैंने कहा कितना व्यवहारिक है भाई। हाँ। आपके पास उतनी वीवीपैट्स है क्या? आपके पास उतनी ईवीएम है क्या? आप ये तो देखिए मैंने अभी पूछा महाराष्ट्र ही। एक सेकंड। लेकिन अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो क्या ये इन सब पे काम नहीं करेंगे? महाराष्ट्र आप बताइए, इलेक्शन कमीशन का मैंने सर, मैं देखा हर दिवाली पर डेकोरेशन बार खरीदूं और एक बार ज्यादा खरीद लूं और हर दिवाली पर उसको लगाऊं। एक छोटा एग्जांपल दिया मैंने आपको। महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला, कभी हम चुनाव नहीं कर सकते हैं, हमारे पास है ही नहीं। ठीक है। हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ एक साथ चुनाव करना था, क्यों नहीं किए? तो अब एक साथ कर लेंगे क्या? इसका जवाब गुरु प्रकाश पासवान जी देंगे। गुरु प्रकाश पासवान जी, ये भी एस्पेक्ट्स हैं जिसका जिक्र अभी शशि जी ने किया। नहीं, निश्चित रूप से। और आपने कहा कि और काफी प्रवक्ताओं की तरफ से ये विचार आ रहा है कि रीजनल पार्टीज का क्या होगा, क्षेत्रीय पार्टियों का क्या होगा। देखिए पूर्णिमा जी, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, लोकतंत्र में हर एक पार्टी छोटी हो बड़ी हो, स्थानीय हो राष्ट्रीय हो, सबका अपना महत्व है, क्योंकि वो भी किसी ना किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। पॉइंट नंबर 1, हमसे बेहतर ये कोई नहीं जानता है। हमारी शुरुआत तो 2 सांसदों से हुई थी, हमसे छोटी पार्टी और कौन रहा है। लेकिन ये कह देना, मुझे लगता है कि उसके पीछे के नैतिक आधार क्या हैं, उसके पीछे के तर्क क्या हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार बनी। टीडीपी खत्म हो गई क्या, हम पूछना चाहते हैं आपसे। पहले के लोकसभा चुनावों में बीजू जनता दल वहां पे ओडिशा में सरकार बनाती थी, बीजू जनता दल खत्म हो गई क्या, हम पूछना चाहते हैं। लोकसभा के 6 महीने बाद ही दिल्ली में चुनाव होते हैं। दिल्ली के जनता का विवेक देखिए आप, उनकी समझदारी देखिए आप। वो संसद में चाहते हैं मोदी जी जाएं तो साथ के साथ सांसद वहां बीजेपी के आते हैं और विधानसभा में बीजेपी हारती है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो ये कह देना बिना किसी आधार के, बिना किसी तर्क के, बिना किसी तथ्य के, मुझे लगता है इसका विश्लेषण होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में लोकसभा में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था लेकिन विधानसभा में अच्छा रहा, हरियाणा में आपको कम सीटें लोकसभा में मिली थी एज कंपेयर टू, लेकिन आपको विधानसभा में जीत मिली वहां पर, फॉर एग्जाम्पल।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस आखिरी बात कह के अपनी बात को विराम करूंगा। नहीं देखिए पूर्णिमा जी, इस देश की जनता के विवेक पे भरोसा रखिए। इस देश को लोकतंत्र संविधान कौन चलाता है? ये हम आप नहीं चलाते हैं, ये देश के 142 करोड़ लोग चलाते हैं। उनकी विवेक पे, उनके सामूहिक विवेक पे हम बार बार प्रश्न चिन्ह करके लोकतंत्र का, संविधान का अपमान करते हैं। इससे बचने की आवश्यकता है। एक छोटा सा पक्ष है इस पूरे विषय में मैं जोड़ना चाहता हूं। ये अक्सर हम लोग बात नहीं करते हैं। इस कमिटी में ये स्पष्ट कहा गया है पूर्णिमा जी कि हमारे यहाँ 73rd और 74th अमेंडमेंट है। पंचायत में और लोकल बॉडी में चुनाव होना चाहिए। मैं बिहार से आता हूं, लालू जी के शासनकाल में 30 साल तक चुनाव नहीं हुआ था। कोविंद कमेटी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 100 दिनों के अंतर्गत विदिन 100 डेज पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज की भी चुनाव होंगे, ताकि हमारी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, हमारा केंद्र, हमारा प्रांत और हमारे पंचायत, तीनों सशक्त हो, इसकी चिंता की गई है इसमें। अब जरा 30-30 सेकंड का टाइमर रखेंगे, मैं अंतिम के, क्योंकि 3 मिनट में हूं और मेरे पास 6 मेहमान हैं। जल्दी से रामकृपाल सर, पहले आपका टेक ले लेती हूं, अजय जी, फिर तारिक जी आपके पास 30-30 सेकंड के लिए आऊंगी। 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे रामकृपाल सर के पास। नहीं, जो शशि शंकर जी ने जो कहा था, जी, तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि संविधान, क्षेत्रीय पार्टियां जनता के विश्वास से आती हैं। देखिए 67 में जब कांग्रेस का पूरे देश पर राज्य था, जब अच्छी तरह से नहीं गवर्न कर पाई, तो उसी में से लोग निकल करके क्षेत्रीय दल बनाए। तो मेरा ये कहना है कि क्षेत्रीय दल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये वोटर पर डिपेंड करेगा, न कि प्रधानमंत्री मोदी क्षेत्रीय दलों की रक्षा करेंगे या राहुल गांधी क्षेत्रीय दलों की रक्षा करेंगे। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल का विकल्प होते हैं, और जब वो जरूरत पड़ती है तब वो उसमें से निकलते हैं। ठीक है सर। तो कृपया ये मत सोचें कि क्षेत्रीय, ये आने से क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। क्षेत्रीय दल उभरेंगे, निकलेंगे, आएंगे। ठीक है, पॉइंट जैसे काशीराम आए, अजय जी को रखेंगे, ममता बनर्जी सब आई। ठीक है अजय जी, 30 सेकंड से। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बातें होनी चाहिए, और जिस तरह से रामकृपाल जी ने पहले टर्न में अपना बोला है कि भाई ये संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप है या प्रतिकूल, या अर्ध सत्य है। संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था दी थी उसमें, उसी में दिया है उन्होंने कि किसी विधानसभा को यदि किसी कारण से भंग करना होता है संवैधानिक तरीके से, तो उसके यहाँ चुनाव होगा। अब ये एक बड़ा प्रश्न है, इस पर एक जरूर सरकार को, दोनों सरकारों, सभी पार्टियों को सोचना होगा, सरकार को भी सोचना होगा। आने दीजिए समय, उस पर जो परिस्थिति बनेगी हम सब लोग उसके साथ होंगे, विचार विमर्श करेंगे, और एक चर्चा पर चर्चा जो लोकतंत्र का अहम मुद्दा है उस पर होगी। लेकिन विरोध और पक्ष में रहना, ये नहीं है कि हम विरोध में हैं तो उस मुद्दों को हम बाहर कर रहे हैं। मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। लेकिन सरकार जो है 1 लाख करोड़ खर्चा हुए चुनाव में, बात समझने की जरूरत है। हमें इस पे देखना चाहिए कि सरकार का चुनाव आयोग जो खर्चा करता है वो कितना, ये टोटल बता देना कि पार्टियां, प्रत्याशी, सब लोग मिला के इतना पैसा खर्चा हुआ। तो अगर हम कहते हैं कि हम चुनाव को ठीक है आप एक बार में कराइए, तो उन चुनाव में कितना पैसा हम बचाएंगे? सरकार का चुनाव आयोग जो खर्चा करती है, जो सब पूरा मिलाकर, वो कितना पैसा बचाएंगे? इसको बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि हम इतनी सेविंग करेंगे। ये जो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया जा रहा है, ये प्रत्याशी, पार्टी, सबका खर्चा मिलाकर, सिर्फ चुनाव आयोग का कितना पैसा जल्दी से बताना। 30 सेकंड। बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 1 नेशन 1 आइडेंटिटी जब हो सकता है, 1 नेशन 1 टैक्स जीएसटी के रूप में हो सकता है, 1 नेशन 1 ग्रिड हो सकता है पावर के रूप में, 1 नेशन 1 राशन कार्ड जब हो सकता है, 1 नेशन 1 हेल्थ सिस्टम हो सकता है आयुष्मान भारत के लिए, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों नहीं? और बार बार मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपने राम मंदिर का विरोध किया, ट्रिपल तलाक का, धारा 370, 35A, CAA, UCC, और आज हर एक मुद्दे पे जो विपक्षी है, विरोध का स्वर इस तरह से चलेगा, जनता का भला नहीं होने वाला है। आप विरोध करिए, विरोध का मतलब ये नहीं है कि आज 1 नेशन 1 इलेक्शन में मुझे लगता है बिल्कुल स्वागत करना चाहिए, और क्षेत्रीय पार्टी में कहीं से भी कोई तर्क नहीं होना चाहिए।